हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो इससे पिछले वीडियोस में हमने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड देख लिया था, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का। अभी आज की क्लास में हम समझने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया तो देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। उसमें से हम 3 मेथड्स को समझ चुके हैं और अब हम लास्ट मेथड पर आ चुके हैं, विच इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए समझते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला होता क्या है। तो मैं पहले आपको फार्मूले का डेरिवेशन देने वाला हूँ। देखिए, अब तक के चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मिलती हैं तो उनका जनरल फॉर्म ये होता है a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन होती है। और सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 होती है। हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस आती हैं वो सब इसी फॉर्म में होती हैं। इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू चेंज होती रहती है और अलग अलग इक्वेशंस आती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, आप a1 की वैल्यू 3 लिख दो, b1 की वैल्यू 2 लिख दो, c1 की वैल्यू 1 लिख दो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके जी, तो ये जनरल फॉर्म होता है इक्वेशंस का। अब इस जनरल फॉर्म से हम देखने वाले हैं कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी और y की वैल्यू कैसे निकलेगी। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला बन सकता है जिससे हम x या y की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकें। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं b2 से और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं b1 से। ये मैं फार्मूला बनाने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड आपने इससे पहले समझ लिया है। तो जब फर्स्ट इक्वेशन को हम b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1x इंटू b2 ये मिलकर बन जाएगा a1 b2x। जब b2 को आप b1y से करेंगे तो ये आ जाएगा b1 b2y। जब b2 को आप c1 से करेंगे तो मिलेगा b2 c1 इज इक्वल्स टू 0। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई करना है। b1 ने a2x को मल्टीप्लाई किया तो a2 b1x हो गया। b1 ने b2y को किया तो b1 b2y आ गया। b1 ने c2 को किया तो b1 c2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब ऐसा करिए कि आप इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले आप एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे और हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। ऑन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो नंबर नीचे लिखा है उसका साइन चेंज होता है। तो ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव बन जाएगा, ये भी नेगेटिव बन जाएगा और ये भी नेगेटिव बन जाएगा। आप देखिए दोनों सेम है, मतलब b1 b2y और दोनों का साइन डिफरेंट है, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा a1 b2x माइनस a2 b1y। a1 b2 x माइनस a2 b1 x। ओके, ये बचेगा इज इक्वल्स टू, सॉरी इधर यहाँ बचेगा प्लस b2 c1 माइनस b1 c2। मैं इसको ऊपर कॉपी करके फॉर्मूला देखता हूँ कोई बन पाया या नहीं बन पाया। ओके, देखिए लिखा हुआ है a1 b2x माइनस a2 b1x। आप इन दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म में x कॉमन ले लीजिए। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड टर्म में x कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा a1 b2 माइनस a2 b1। फिर इन नंबर्स को आप भेज दीजिए इक्वल के राइट साइड में, इक्वल के राइट साइड भेज दीजिए। तो इक्वल के राइट साइड में ये नंबर्स जाएंगे, अपना साइन चेंज कर लेंगे। जो ये नेगेटिव है उधर जाकर पॉजिटिव बन जाएगा, b1 c2 आ जाएगा, और ये पॉजिटिव उधर जाकर नेगेटिव बन जाएगा, ये b2 c1 बन जाएगा। ओके, अब x के साथ ये नंबर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, हम इस पूरे टर्म को उठाकर भेज देंगे राइट साइड में, तो ये जाकर उधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देगा। b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए x को ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा था, हमने इसको भेज दिया राइट साइड में, तो ये जाकर डिवाइड करने लगा है। तो x की वैल्यू आ चुकी है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो कभी भी दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में अगर आपको x की वैल्यू पता करनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब अगर आप y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है, मतलब b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1,
इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए और आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। आप चाहें तो इक्वेशन 1 में पुट करें और चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं x की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर जो 1 मैंने यहाँ पर लिखी थी वो थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करने वाले हैं। आपको याद होगा x की वैल्यू निकाली है हमने b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो a1 लिखते हैं और x की जगह पर लिख देते हैं b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ओके, प्लस b1y कॉपी कर लेते हैं, प्लस c1 कॉपी कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। और अब चलिए y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे पहले इस a1 को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो a1 जब अंदर जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए तो ये हो जाएगा a1 b1 c2 माइनस a1 b2 और c1, ये c है c1 अपॉन में है a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। इसके आगे का पोर्शन कॉपी करने के लिए मैं ऊपर का स्पेस यूज़ करता हूँ। अब हम क्या करते हैं कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम इसको और c1 को आपस में ऐड कर लेते हैं और y वाले टर्म को आपस में नहीं ऐड करते हैं, बिकॉज हमें y की वैल्यू पता करनी है, उसको अलग ही रखते हैं। ठीक है जी। ओके, तो हम लिखते हैं a1 b2 b1 c2 माइनस a1 b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इस c1 को इसके साथ लिख लीजिए और b1 को भेज दीजिए उस तरफ, ये उधर जाकर बन जाएगा माइनस b1y। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ओके, अब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए एलसीएम ले लेंगे, जो डिनोमिनेटर है a1 b2 माइनस a2 b1, ये एलसीएम हो गया। ओके, ऊपर आ जाएगा a1 b1 c2 माइनस a1 b2 c1 इसे मल्टीप्लाई करेगा तो हमें मिलेगा a1 b2 c1 इसे मल्टीप्लाई करेगा तो मिलेगा माइनस a2 b1 और c1 इज इक्वल्स टू माइनस b1y मिल जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए हम a1 b1 c2 और इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है। a1 b2 c1 ये नेगेटिव है और a1 b2 c1 ये पॉजिटिव, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है जी। अब ऊपर बचा हुआ है a1 b1 c2 माइनस a2 b1 c1। आप देखें कि b1 यहाँ भी है, b1 यहाँ भी है, तो आप b1 कॉमन ले सकते हो। अगर आप b1 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा a1 c2 माइनस a2 c1, क्योंकि आपने ऊपर b1 कॉमन ले लिया है। ओके, इधर नीचे आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 और ये b1 आप इधर भेज दीजिए, इस माइनस b1 को इधर भेज दीजिए, ये है माइनस b1, तो इधर बचेगा y। तो y की वैल्यू आ चुकी है, बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। b1 कैंसिल हो गए और ये माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा, इस माइनस से चाहे तो आप नीचे मल्टीप्लाई करवा लें और चाहे तो ऊपर मल्टीप्लाई करवा लें। तो अगर आप ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से तो ये बन जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2। ठीक है ना। तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू जो आने वाली है मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। देखिए ये माइनस है, आप चाहो तो इस माइनस से नीचे मल्टीप्लाई करवा दो और चाहो तो माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही बात है। तो y की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। ये बन जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये हो जाएगा c1 a2 और ये हो जाएगा नेगेटिव, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा c2 a1 और अपॉन में तो a1 b2 अपॉन माइनस a2 b1 लिखा हुआ है। तो ये y की वैल्यू आ गई है। और थोड़ी देर पहले आप x की वैल्यू निकाल ही चुके थे। x की वैल्यू आई थी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये भी देख लेंगे कि इन फॉर्मूलाज को यूज़ कैसे करना है। फ़िलहाल आप ये देख लो कि फॉर्मूलाज हैं क्या। c की वैल्यू और x की वैल्यू आपके सामने है।
अब मैं इन फार्मूलाज़ को इरेज करता हूँ, फार्मूलाज़ को याद रखिएगा। मैं आपको याद रखने की ट्रिक भी बताऊँगा, लेकिन ट्रिक बताने से पहले ज़रा देखिए दोनों ही y और x की वैल्यूज़ में डिनोमिनेटर क्या है। वो है a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक भी मिल चुकी है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर्स से हमें दो केसेस मिलते हैं। वो दो केसेस क्या मिलते हैं वो ज़रा देख लीजिए। 2 केसेस अराइज, 2 केसेस उठते हैं। पहला केस ये है कि जो डिनोमिनेटर था, अगर वो डिनोमिनेटर मतलब a1b2 माइनस a2b1, अगर ये दोनों आपस में इक्वल ना हो, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये होता है, देखिए आपके पास जो डिनोमिनेटर था वो a1b2 माइनस a2b1 था। अगर ये 0 के इक्वल ना हो तो इसका मतलब हो जाएगा कि a1b2 a2b1 के इक्वल नहीं होगा। फिर अगर आप थोड़ा और इसको बढ़ाओगे तो आप देखोगे a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होता है तो आप पीछे ही पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में कि जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होते हैं तो सॉल्यूशंस यूनिक होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो पहला केस, अगर डिनोमिनेटर आपका जो x और y फाइंड करने के लिए आपने फॉर्मूला निकाला है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर अगर 0 के इक्वल नहीं होता है तो a1 b2 और b1 a2 आपस में इक्वल नहीं होते हैं। फिर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होते हैं, और इनके ना इक्वल होने से हमें मालूम है कि यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। तो आपने डिनोमिनेटर के बेस पर एक केस देख लिया है। अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस ये है कि हो सकता है कि a1b2 माइनस a2b1 0 के इक्वल हो। अगर 0 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा कि a1b2 a2b1 के इक्वल हो जाएगा। फिर इसका मतलब हो जाएगा कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये आपस में इक्वल हो गए। अब जब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो इसके आगे सॉल्यूशंस इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और सॉल्यूशंस ज़ीरो भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके आगे हमें c1 अपॉन c2 निकालना पड़ता है। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अगर ये डिफरेंट रहता है तो नो सॉल्यूशंस, ज़ीरो सॉल्यूशंस रहते हैं। तो जब a1b2 माइनस a2b1 0 के इक्वल होगा तब हमारे सामने इसके अंदर दो सिचुएशंस आ सकती हैं। उसके लिए हमको c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा। अगर c1 अपॉन c2 इन a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लेकिन अगर c1 अपॉन c2 इन दोनों वैल्यूज से डिफरेंट आएगा तो उसका मतलब होगा ज़ीरो सॉल्यूशंस। इसकी डिटेल मैं आपको पिछले वीडियोस में दे चुका हूँ, तो आप पिछले वीडियोस अगर देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से क्लियर हो गया होगा। फिलहाल दो केसेस तो हो गए, फॉर्मूला भी आ गया। एक बार फिर फॉर्मूला देख लीजिए, इस फॉर्मूले को याद भी रखिएगा। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2b1, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2b1। इन फार्मूलाज़ को याद रखिएगा। अब मैं आपको फार्मूला याद रखने की ट्रिक बताने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है ये फार्मूला आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे और याद करने में प्रॉब्लम हो। तो याद रखने के लिए एग्ज़ाम में आप रफ़ पोर्शन में जाकर इस तरह से लिख सकते हैं। आप लिखिए x, आप लिखिए y और आप लिखिए 1। ये 3 नंबर्स लिख दीजिए, x y 1, ठीक है ना। फिर x के थोड़ा लेफ़्ट में जाकर लिखिए b1 एंड b2। x से थोड़ा राइट में आकर लिखिए c1 एंड c2। फिर y से थोड़ा राइट में आकर लिखिए a1 a2, और 1 से थोड़ा राइट में आकर लिखिए b1 और b2। समझे आप? मैं आपको फार्मूला याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप बिना ट्रिक के फार्मूला याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए x y 1 लिख लीजिए, x से लेफ़्ट साइड में b1 b2 लिखिए, c1 c2 लिखिए, a1 a2 लिखिए और b1 b2 लिखिए इस तरह से। अब एरो लगाइए इस तरह से, थोड़ी स्क्रीन विजिबल नहीं होगी, आई होप आप विजिबल है। आप एरो लगाइए इस तरह से, ठीक है ना, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ एरो लगाइए। फिर यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से एरो लगाइए। क्लियर? अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब आप आगे लिखिए x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ बीच में इक्वल लगा लीजिए। अब क्या करना है, देखिए ये जो आपने एरो लगाए थे इनको मल्टीप्लाई करना है। b1 को c2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगाना है और b2 को c1 से मल्टीप्लाई करना है। समझ पाए? ये तो देखिए c1 को a2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखना है,
माइनस C2 को A1 से मल्टीप्लाई करना है, वो यहाँ लिख देना है। फिर A1 को B2 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो यहाँ लिख देना है। और A2 को B1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अगले ही स्टेप में आपके सामने आंसर आ जाएगा। मैं ऊपर का पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, याद रखिएगा वो कैसे बना था। अब क्या करोगे आप, फर्स्ट को और लास्ट को इक्वेट कर दो। ये जो फर्स्ट है और जो लास्ट पार्ट है इनको इक्वेट कर दीजिए। जब इनको इक्वेट करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी जब फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन को इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x यहाँ रहेगा और B1 C2 माइनस B2 C1 चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है जी। अब देखिए इस बार सेकंड और थर्ड पार्ट को इक्वेट करिए। जब सेकंड और थर्ड पार्ट को इक्वेट करेंगे आप और फिर C1 A2 माइनस C2 A1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। और y की वैल्यू आ जाएगी C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये फार्मूलाज हैं x और y की वैल्यू निकालने के लिए। इन फार्मूलाज को यूज़ कैसे करना है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अभी मैंने आपको बताया है कि इस फार्मूला को अगर आप भूल जाते हैं तो याद रखने की ये ट्रिक थी। क्या ट्रिक थी एक बार फिर देखिए। हमें लिखना है x y 1, फिर उसके नीचे लिखना है B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। एरोज़ लगाने हैं, फिर एरो लगाने हैं दूसरी डायरेक्शन में, फिर उन्हें मल्टीप्लाई कर लेना है और इस तरह से फार्मूला बना लेना है। एक बार फिर वीडियो को ज़रा रिवाइंड करिए और देखिए, आई होप को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों ने देख लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए जो फॉर्मूला है वो x फाइंड करने के लिए ये है और y फाइंड करने के लिए ये है। आपको ये तो पहले से ही मालूम है कि इक्वेशंस को देखकर हम कैसे पता करें कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा है, क्या वो यूनिक है या वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं या फिर वो ज़ीरो सॉल्यूशंस हैं। ये चीज़ें आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को समझेंगे। थैंक यू।